हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 17 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश में जो रामसर स्थल हैं उसके बारे में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं और नवीनतम रामसर स्थल कौन सा जो है जोड़ा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है अब कुल मिलाकर के 10 रामसर स्थल की संख्या हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से रामसर स्थल हैं? तो ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा खिंचाव यानी अपर गंगा रिवर ब्रज घाट टू नरौरा। दोस्तों, ये रामसर जो स्थल है ये कब घोषित हुआ था? तो ये जो है 8 नवंबर 2005 को, ठीक ध्यान रखना है, 8 नवंबर 2005 को ये रामसर स्थल के रूप में घोषित हुआ था। अगला है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, उन्नाव में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा, सरसई नावर झील इटावा। और जो 8वां है वो है सुर सरोवर झील या इसे कीठम झील भी कहते हैं, आगरा में है। हैदरपुर वेटलैंड और 10वां है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर। और दोस्तों, ये जो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये जो है रामसर स्थल के रूप में घोषित हुआ और ये सबसे नवीनतम है। और इसे कब जो है रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया? तो ध्यान रखना है 2 फरवरी 2022 को जो है इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। और इसके साथ ही दोस्तों एक और यानी 2 फरवरी 2022 को 2 रामसर स्थल के रूप में घोषित किए गए थे। एक तो उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और एक था गुजरात का खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो 2 ये रामसर स्थल घोषित किए गए थे। अब दोस्तों, अगर बात की जाए कि कुल मिलाकर के देश में रामसर स्थल कितने हैं, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए हमारे पूरे देश में कितने रामसर स्थल की संख्या है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कुल की अगर बात की जाए भारत में तो 49 रामसर स्थल हैं। और सबसे अधिक जो रामसर स्थल हैं वो हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो रामसर स्थलों की संख्या है वो हो गई है 10। और दोस्तों, ये जो हैदरपुर वेटलैंड है इसे जो है दिसंबर 2021 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। दोस्तों, रामसर स्थल होता क्या है? रामसर स्थल क्या है? तो दोस्तों, रामसर स्थल जो है, तो दोस्तों रामसर सम्मेलन 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि है। और इसी के तहत ऐसे क्षेत्र जो कि साल भर जहाँ पर पानी भरा रहता है यानी वेटलैंड्स, जिन्हें आर्द्र भूमि या नम भूमि कहते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को जो है इसके तहत शामिल किया जाता है यानी रामसर साइट के रूप में। तो इसी तरह की जो रामसर साइट हैं वो हमारे देश में 49 हैं और उत्तर प्रदेश में 10 हो गई हैं। अब दोस्तों, ये रामसर साइट में जो ये क्षेत्र शामिल होते हैं तो इसमें होता क्या है? तो इससे ये लाभ होता है कि ये जो क्षेत्र हैं जैसे ऊपरी गंगा नदी है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, समन पक्षी अभ्यारण्य है, या हाल ही में जो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है रामसर साइट में शामिल हुआ, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महत्व जो है इनका बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रामसर साइट क्या होता है, यानी वो आर्द्र भूमि, वो नम भूमि जिन्हें रामसर कन्वेंशन 1971 के तहत जो है शामिल किया जाता है, तो उन्हें जो है रामसर साइट कहा जाता है। ठीक है, और आर्द्र भूमि क्या होता है? जहाँ पर साल भर जो है पानी भरा रहता है, तो ऐसी जगहों को वो क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड कहते हैं। ठीक, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है आपको 10 हो गई है। और जो नवीनतम रामसर साइट है वो कौन सी है उत्तर प्रदेश में? तो है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। दोस्तों, ये कल की क्वेश्चन है जिसका हम रिवीजन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पिस्टल जोड़ी ईसा सिंह और सौरभ चौधरी ने जर्मनी के सुहल में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी ISSF जूनियर विश्व कप में मिश्रित टीम पिस्टल का कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है।
और दोस्तों अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की साल 2021 की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ये दोनों पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो पीडीएफ ई बुक है इसमें हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के साथ साथ यूपी जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। और अगर आपको इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 100 स्मार्ट हेल्थ एटीएम लगाए जा रहे हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल जो है 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता हुए? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति चुनाव में जो है मार्कोस जूनियर विजेता हुए। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, BV दोषी। और दोस्तों ध्यान रखना है कि साल 2022 में जो प्रीतिजर पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो वो दिया गया है फ्रांसिस केरे को। और जो प्रीतिजर पुरस्कार है ये जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे जो है क्या कहा जाता है? वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो ध्यान रखना है 2022 का प्रीतिजर पुरस्कार किसे दिया गया? फ्रांसिस केरे को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे के कितने स्टेशनों पर PM वाणी वाईफाई योजना शुरू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 100 स्थानों पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधों को सफलतापूर्वक उगाया है? तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जो है पहली बार चांद की मिट्टी में पौधों को उगाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक लैब का उद्घाटन किया? तो हैदराबाद में जो है गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक लैब का उद्घाटन किया। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी अरविंद कुमार सोलंकी का सर्बिया में होने वाले वर्ल्ड रोइंग कप प्रथम में चयन हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बुलंदशहर के। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं बुलंदशहर के निवासी अरविंद कुमार सोलंकी जिनका हाल ही में सर्बिया में जो वर्ल्ड रोइंग कप होने वाला है उसमें चयन हुआ है। बुलंदशहर के खुर्जा गांव के, ठीक ध्यान रखना है, बुलंदशहर के खुर्जा के गांव खबरा निवासी 24 वर्षीय अरविंद कुमार सोलंकी हैं। इनके पिता का नाम है विजय पाल सिंह। तो इनका जो है हाल ही में सर्बिया में जो वर्ल्ड रोइंग कप प्रथम होने वाला है उसमें चयन हुआ है। सर्बिया के बेलग्रेड में 27 से लेकर के 29 मई तक होने वाली वर्ल्ड रोइंग, ठीक ध्यान रखना है, वर्ल्ड रोइंग कप प्रथम की तैयारियों के लिए अरविंद सिंह पुणे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरविंद ने इंडोनेशिया में 2018 एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता और पुणे में 33वां रोइंग चैंपियनशिप में 2 किलोमीटर और 500 मीटर में 2 गोल्ड मेडल जीते। और इसके साथ ही थाईलैंड में 2021 के एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। तो दोस्तों जो अरविंद कुमार सोलंकी हैं ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो है काफ़ी जाने माने खिलाड़ी हैं किसके? तो ध्यान रखना है आपको रोइंग प्रतियोगिता के। और रोइंग खेल क्या होता है? तो नावों की रेसिंग का ये खेल होता है रोइंग खेल। ठीक, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जो अरविंद कुमार सोलंकी हैं जो कि बुलंदशहर के खुर्जा के रहने वाले हैं, तो इनका जो है सर्बिया में जो वर्ल्ड रोइंग कप प्रथम होने वाली है उसमें चयन हुआ है। और दोस्तों ये पहले से भी काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं और इन्होंने कई सारे मेडल भी जीते हैं। अरविंद कुमार ने जो है इंडोनेशिया में 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें सिल्वर मेडल जीता था। इसके साथ ही पुणे में जो 33वां रोइंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने 2 किलोमीटर और 500 मीटर में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। और थाईलैंड में 2021 के एशियन चैंपियनशिप में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और इसके साथ ही दोस्तों 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उस दौरान जो अरविंद हैं इन्होंने अर्जुन लाल के साथ प्रतिभाग किया था रोइंग लाइट वेट डबल्स मेंस में, लेकिन उसमें इन्होंने पदक नहीं जीत पाया, लेकिन एक अच्छा प्रदर्शन किया था। तो
तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। और अब जो है इनका चयन हुआ है सर्बिया में होने वाले वर्ल्ड रोइंग कप प्रथम में। तो इनका नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे प्रदेश के एक जाने माने और एक बड़े ही प्रतिष्ठित रोइंग खिलाड़ी हैं। ठीक, तो ध्यान रखना है कहाँ के हैं ये रहने वाले, बुलंदशहर के खुर्जा गांव के खबरा निवासी। दोस्तों बुलंदशहर से संबंधित एक नाम और ध्यान रखना है। हमने आपको 1 या 2 दिन पहले बताया था कि बुलंदशहर के खुर्जा के निवासी थे डॉक्टर रमाकांत शुक्ला, जो कि प्रतिष्ठित संस्कृत और हिंदी विद्वान थे और इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। तो इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में डॉक्टर रमाकांत शुक्ला का निधन हुआ, ये किस राज्य से संबंधित थे, तो उत्तर प्रदेश से, और इनका जो जन्म है वो बुलंदशहर के खुर्जा नामक शहर में हुआ था। ठीक, तो ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी पंजीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर। व्यवसायों और डीलरों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण यानी जीएसटी पंजीकरण के मामले में जो महाराष्ट्र है ये पहले स्थान पर है। ठीक, महाराष्ट्र जो है ये पहले स्थान पर है और जो उत्तर प्रदेश है ये दूसरे स्थान पर है। इसके बाद गुजरात ये तीसरे और तमिलनाडु ये चौथे स्थान पर है। महाराष्ट्र में 1.48 मिलियन सामान्य जीएसटी भुगतान करता है जो मासिक आधार पर कर का भुगतान करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 1.33 मिलियन ऐसे करदाता हैं। गुजरात में 1.09 मिलियन सामान्य और संरचना करदाता हैं, जबकि तमिलनाडु में 1.06 मिलियन जीएसटी पंजीकरण है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी पंजीकरण के मामले में जो महाराष्ट्र है ये शीर्ष स्थान पर है। यहाँ पर 1.48 मिलियन जीएसटी भुगतान करता है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश ये दूसरे नंबर पर है, जहाँ पर 1.33 मिलियन जीएसटी करदाता है। और वहीं तीसरे पर है गुजरात और चौथे पर है तमिलनाडु। दोस्तों जीएसटी से संबंधित आपको एक क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना है। 101वां, ध्यान रखना है 101वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है? तो ये जीएसटी से संबंधित है। दोस्तों कई बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, तो ध्यान रखना है आपको 101वां जो है संविधान संशोधन ये जीएसटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गौतम बुद्ध नगर की डीएम सुहास एलवाई के बेटे और बेटी ने ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम हैं सुहास एलवाई, इनके बेटे और बेटी ने देश का नाम रोशन किया। उन्होंने जो है ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। इस चैंपियनशिप में करीब 350 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें सुहास एलवाई और रितु सुहास के बेटे और बेटी ने चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों बेटे का नाम क्या है? तो ध्यान रखना है विवान सुहास, और जो पुत्री है उसका नाम है सानवी सुहास। इन्होंने ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और इस चैंपियनशिप में दोनों ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। तो दोस्तों यहाँ से जो है जो गौतम बुद्ध नगर के डीएम है सुहास एलवाई, इनका नाम जो है ये लगातार पिछले 2 से 3 वर्षों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ रहा है। क्यों आ रहा है? दरअसल दोस्तों जब कोविड का समय आया था तो गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम थे वहाँ के, उन्हें हटा करके योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इन्हें जो है गौतम बुद्ध नगर का डीएम बनाया था, क्योंकि ये एक तेज़ और बुद्धिमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है माने जाते हैं। तो ऐसा इसलिए किया गया था। और दोस्तों 2021 में जो टोक्यो पैरालंपिक हुए थे उसमें जो ये सुहास एलवाई हैं, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था कि टोक्यो पैरालंपिक में जो है भाग लेने वाले पहले ये आईएएस अधिकारी बने। इसके साथ ही इन्होंने उसमें जो है कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने जो है टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। और टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले ये देश के पहले आईएएस अधिकारी बन गए थे। ठीक, तो ये रिकॉर्ड इनके नाम पर दर्ज हुआ कि देश के पहले आईएएस अधिकारी कौन है जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता? तो सुहास एलवाई। और अभी जो है क्या है कि इनके जो बेटे और बेटी है उन्होंने भी एक बड़ा काम किया और देश का नाम रोशन किया कि हाल ही में ताइक्वांडो चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, बेटे और बेटी दोनों ने। चलिए यहाँ पर आप इमेज में देखिए, ये हैं सुहास एलवाई के बेटे और ये है इनकी बेटी। इन्होंने जो है ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। अब यहाँ पर आप इमेज देख लीजिए, ये हैं सुहास एलवाई जो कि गौतम बुद्ध नगर के डीएम है और इनके नाम पर भी जो रिकॉर्ड है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश के ये पहले आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। इसके साथ ही दोस्तों जो सुहास एलवाई हैं ये दुनिया के नंबर 3 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और
18 में जो जकार्ता में एशियन पैरा गेम्स हुए थे उसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा से हैं पिछले 2 से 3 सालों में, इसलिए इनका नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है, जिसके तहत लगभग 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए टैबलेट और कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार ने 5 लाख छात्रों को गैजेट उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। हरियाणा के रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विथ एडॉप्टिव मॉड्यूल, यानी ये जो है ई अधिगम जो है, अधिगम का ये फुल फॉर्म है। तो ये जो अधिगम का फुल फॉर्म है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इससे योजना का शुभारंभ किया। तो ध्यान रखना है, हाल ही में अगर पूछा जाता है कि ई अधिगम जो योजना है ये किस राज्य से संबंधित है, तो हरियाणा सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। और इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत जो है 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए टैबलेट और कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, हरियाणा से संबंधित 2 योजनाएं आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। एक तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना और दूसरी ध्यान रखनी है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। ये दोनों योजनाएं कहां से संबंधित हैं? हरियाणा से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। भारत ने थॉमस कप के फाइनल मैच में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर के इतिहास रचा। 14 बार यह टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को भारत ने पराजित किया है। दोस्तों, जो इंडोनेशिया है ये जो है लगातार 14 बार इस टूर्नामेंट को जीती है और भारत ने जो है इस टीम को हरा दिया है। भारतीय टीम थॉमस कप के 73 साल के इतिहास में पहली बार चैंपियन बनी है। बता दें कि यह टूर्नामेंट साल 1949 से खेला जा रहा है और भारत 6ठी टीम है जिसने थॉमस कप टूर्नामेंट जीता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भारत है इसने पहली बार थॉमस कप जो है अवार्ड जीता है, थॉमस कप का खिताब। और किसे हरा करके? तो इंडोनेशिया को, जो कि 14 बार की टूर्नामेंट विजेता टीम रही। ठीक, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने जीता थॉमस कप? ये जीता है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मणिक साहा। इमेज में देख सकते हैं, ये है मणिक साहा जो कि त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। भाजपा नेता बिप्लब कुमार देव के त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे मणिक साहा, इन्हें जो है राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाया गया। मणिक साहा पीसीसी डेंटिस्ट हैं और उनकी छवि बेहद साफ मानी जाती है। मणिक साहा ये साल 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी में आते ही मणिक साहा को 4 साल बाद यानी 2020 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे बिप्लब कुमार देव, इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके एक दिन बाद ही जो त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा पार्टी के, तो मणिक साहा, इन्हें जो है राज्य का अगला मुख्यमंत्री बना दिया गया। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर त्रिपुरा में 2023 में जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। तो हाल ही में अगर पूछा जाता है कि त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन बन गए, तो ये बने हैं मणिक साहा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे जो है ये कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 16 मई को। हर साल 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य पर्यटकों को खेती का आनंद प्रदान करना और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना। कृषि पर्यटन में क्या होता है? तो दोस्तों, कृषि पर्यटन में जो शहरी पर्यटक होते हैं ये किसानों के घर में रहते हैं और अपने इस प्रवास के दौरान वे खेती की गतिविधियां सीखते हैं। इसके साथ ही ट्रैक्टर की सवारी करते हैं और बैलगाड़ी की सवारी में संलग्न रहते हैं। महाराष्ट्र देश में कृषि पर्यटन को विकसित और बढ़ावा देने वाला अगली राज्य है। सितंबर 2020 में महाराष्ट्र ने कृषि पर्यटन नीति यानी एग्रो टूरिज्म पॉलिसी जो है वो पारित की थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है अगर पूछा जाता है कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये मनाया जाता है 16 मई को। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य होता है कि जो पर्यटक हैं, शहरी पर्यटक, उन्हें जो है खेती का आनंद प्रदान करना और किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करना इसका उद्देश्य है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर का 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एंड्रयू साइमंड्स का। और इमेज में देख सकते हैं ये हैं एंड्रयू साइमंड्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे और इनका हाल ही में 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हो गया। ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स ने साल 1998 से साल 2009 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट, 198 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 14 2020 मैच खेले थे। एंड्रयू साइमंड्स एक दिवसीय क्रिकेट में अपना शानदार प्रदर्शन के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे, जिन्होंने 39.75 की औसत से 5088 रन बनाए और 133 विकेट भी लिए। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो एंड्रयू साइमंड्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। इनका जो है हाल ही में कार दुर्घटना में जो है इनका निधन हो गया है 40 साल की उम्र में। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर का कार दुर्घटना में निधन हुआ, तो ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया के हैं एंड्रयू साइमंड्स। अगला क्वेश्चन है, साल 2022 में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 16 मई को। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध की जयंती जो ये बैसाख महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल ये तिथि कब पड़ी है? तो 16 मई को जो है 2022 में ये तिथि पड़ी है। बौद्ध धर्म के साथ ही हिंदू धर्म में भी भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। दोस्तों ये जो बुद्ध पूर्णिमा है इसका महत्व क्यों है और ये बौद्ध धर्म में जो है क्यों मनाई जाती है? तो इसलिए क्योंकि आज ही के दिन यानी वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके साथ ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका जो है महापरिनिर्वाण यानी उनका जो है निधन हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म दुनिया भर के बौद्धों और हिंदुओं द्वारा देशों में बुद्ध पूर्णिमा की प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों कई सारे देशों में जैसे भारत है, नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड, तिब्बत, चीन, कोरिया, लाओस, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका, तो यहाँ पर जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, तो बहुत सारे देशों में जो बुद्ध भगवान हैं इनकी जयंती के रूप में ये मनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ से आपको जो प्रमुख बातें हैं गौतम बुद्ध से संबंधित जो याद रखनी है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है तो ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है चीन में। ठीक, ध्यान रखना है चीन में है। नाम क्या है? स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध। ठीक, नाम भी हम यहाँ पर लिखेंगे स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, इस प्रतिमा का नाम है। और दोस्तों ये भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और अगर ओवरऑल देखा जाए कि सभी प्रतिमाओं में मिला करके तो ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। पहली जो है वो तो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की, और दूसरी जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो यही है स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, जो कि चीन में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान रखना है 153 मीटर इसकी ऊंचाई है और अगर बेस सहित देखा जाए तो 208 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में यानी लेटी हुई दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा जो है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है कहाँ पर? बोध गया में, बिहार के बोध गया में। ठीक, हमारे देश में ही है, बिहार के बोध गया में, बिहार के बोध गया में है भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा। बुद्ध भगवान जो है इनके गृह त्याग की घटना क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जो है ये घटना कहलाती है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना। ठीक, ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि ऐसा पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध की गृह त्याग की घटना क्या कही जाती है? महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान की प्राप्ति, दोस्तों इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो ध्यान रखना है आपको बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद से ही ये बुद्ध कहलाए। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए? तो ध्यान रखना है श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया? तो ध्यान रखना है सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। और महापरिनिर्वाण यानी इनका जो निधन है वो कहाँ पर हुआ था? बुद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कुशीनगर में जो है इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन जो है भगवान बुद्ध से रिलेटेड ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है
किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, केन्या की। इमेज देख सकते हैं, ये अन्ना कबाले दुबा। केन्याई नर्स अन्ना कबाले दुबा को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का अवार्ड दिया गया। उनके बेहतरीन कामों के लिए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया और ताज पहनाया गया। जेंडर जस्टिस चैंपियन और शिक्षाविद अन्ना कबाले दुबा को पहले एस्टर गॉर्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड की हकदार बनी। अन्ना ने 12 मई को विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर यह प्रतिष्ठित खिताब जीता। पुरस्कार जीतकर अन्ना ने पुरस्कार शुरू करने वाले संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय समूह एस्टर डीएम हेल्थ केयर $2,50,000 का नगद पुरस्कार जीता। तो यहां से ध्यान रखना है कि हाल ही में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का अवार्ड किसे दिया गया, तो केन्या की नर्स है अन्ना कबाले दुबा। दोस्तों ये जो अन्ना कबाले दुबा है, इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया, तो ये केन्या की हैं और ये जो है महिलाओं के खिलाफ FGM और जल्दी या जबरन शादी के खिलाफ मामलों से लड़ती रही हैं और इसी वजह से जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और FGM जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान, FGM यानी कि फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों ये प्रथा है जो कि दुनिया भर में बहुत सारे देशों में जो है ये प्रथा मानी जाती है। तो इसी के विरोध में जो है ये लगातार लड़ती आती हैं। तो दोस्तों ये थे 17 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल का क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 की सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में टॉप पर कौन से खिलाड़ी हैं, तो ये हैं लियोनेल मेसी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करूं। तो ये आज का क्वेश्चन, हाल ही में सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन बनी? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।